स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता आप सबका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने फ्रेंचाइज में आप लोगों को वयस्क मताधिकार के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको महिला मताधिकार के बारे में बताऊंगी। पॉलिटिकल साइंस के अनेक थिंकर का ऐसा मानना है कि महिला मताधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने उसका विरोध किया है। 1920 के पहले अमेरिका में और 1928 के पहले इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार नहीं था। स्विट्जरलैंड में 1 फरवरी 1971 के बाद से महिलाओं को मताधिकार दिया गया, लेकिन आज विश्व के अधिकांश देशों में महिला मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया है। Many political scholars have opposed female suffrage. Women were not enfranchised in America before 1920 and in England before 1928. Women were enfranchised in Switzerland from 1 February 1971 onwards. But today the principle of female suffrage has been adopted in most of the countries of the world. महिला मताधिकार के संबंध में विद्वानों ने उसके पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए हैं। जैसे उसमें पहला है लिंग का आधार गलत। The determination of franchise on the basis of gender is incorrect. लिंग के आधार पर मताधिकार का निर्धारण गलत है, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों समान होते हैं। महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने पुरुषों तथा स्त्रियों के बीच समानता को स्वीकार किया है। उसने पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी शासन कार्य के लिए उपयुक्त समझा था। अतः मताधिकार में लिंग का निर्धारण गलत है। सेकेंड इज प्रमोटिंग इक्वेलिटी, समानता को प्रोत्साहन। औरतों के मताधिकार के समर्थकों का कहना है कि प्रजातंत्र का आधारभूत सिद्धांत समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व है। लिंग के आधार पर औरतों को मताधिकार से वंचित करना सर्वथा गलत है और ये अन्याय है। यह प्रजातंत्र के समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। थर्ड इज प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन, महिलाओं के हितों की रक्षा। महिलाओं के मताधिकार के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह है कि यदि उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त न हो सके तो उनके हितों की रक्षा नहीं हो सकती। उनके हितों की रक्षा के लिए उन्हें मताधिकार आवश्यक है। नेक्स्ट इज वुमेन्स फ्रीडम, नारी स्वतंत्रता। सदियों से नारियों को घर के 4 दीवारी में जकड़ कर रखा गया है। नारी केवल संपत्ति का भाग नहीं है। नारी स्वतंत्रता के ख्याल से महिला मताधिकार वर्तमान समाज के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ जस्टिस, न्याय के औचित्य के लिए। जब अशिक्षित और दरिद्र मजदूरों को मत देने का अधिकार प्राप्त है तो औरतों को इस अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। नेक्स्ट, सेम क्वालिफिकेशन, समान योग्यता। यह कहना कि औरतें मानसिक तथा शारीरिक दृष्टि से पुरुषों की अपेक्षा दुर्बल एवं कमजोर होती हैं, ये न्यायसंगत नहीं है। आज अनेक क्षेत्रों में औरतों ने पुरुषों की तुलना में अधिक कुशलता के साथ अपनी योग्यता का परिचय दिया है। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित के संदर्भ में। महिलाओं को मताधिकार देने से राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के विकास में सहायता पहुंचती है। जिस प्रकार सर्वोत्तम पारिवारिक जीवन के लिए स्त्री और पुरुष का सहयोग आवश्यक है, उसी प्रकार स्त्रियों और पुरुषों का एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलने से ही राष्ट्रीय हित की प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन पर प्रभाव। यदि औरतों को मताधिकार दिया जाता है तो इससे उनका दृष्टिकोण व्यापक होगा तथा उनके व्यक्तित्व का विकास होगा, जिसका प्रभाव मनुष्य के सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। अब महिला मताधिकार के विपक्ष में कौन कौन से तर्क दिए गए हैं उस संबंध में बात करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट वुमेन फ्रेंचाइज। विपक्ष में जो पहला तर्क दिया गया वो है कि फिजिकल एंड मेंटल डायबिलिटी इन वुमेन, औरतों में शारीरिक और मानसिक दुर्बलता।
नारी मताधिकार के विपक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह है कि स्त्रियां शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से पुरुषों की अपेक्षा कमजोर या दुर्बल होती हैं, अतः पुरुषों की तरह उन्हें समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्क एरिया, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से औरतों का कार्य क्षेत्र पुरुषों से अलग है। उनका कार्य क्षेत्र जो है वो घर है, परिवार है। यदि वे राजनीति में भाग लेंगी तो बच्चों का ठीक से पालन पोषण नहीं कर पाएंगी और पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसा जो विपक्ष में तर्क जो विद्वान देते हैं, ऐसा उन लोगों का मानना है। नेक्स्ट है प्रकृति की दृष्टि से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेचर, प्रकृति की दृष्टि से भी पुरुषों के समान औरतों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। प्रकृति ने औरतों का निर्माण पुरुषों की सेवा करने के लिए किया है। औरतों की प्रकृति पुरुषों की तुलना में झगड़ालू और संकालू होती है, इसलिए वे अपने मताधिकार का दुरुपयोग कर सकती हैं। नेक्स्ट, फैमिली डिस्टर्बेंस, यदि औरतें राजनीति में भाग लेने लगी और उन्हें मताधिकार दिया गया तो पारिवारिक जीवन अशांत हो जाएगा। पति पत्नी का जो मधुर संबंध है वो बिगड़ जाएगा। इससे पारिवारिक पवित्रता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है नारी सुलभ गुणों की समाप्ति, एंड ऑफ फेमिनिन क्वालिटीज। राजनीति में भाग लेने से नारी सुलभ गुण मतलब कि लज्जा, कोमलता, सुशीलता, सहिष्णुता, दया, सहानुभूति इत्यादि जो नारियों में पाए जाते हैं, इसकी समाप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट है औरतों की उदासीनता, द अपैथी ऑफ वुमेन। अनुभव बताता है कि सामान्यतः औरतें मतदान के प्रयोग में उदासीनता दिखाती हैं। वे पारिवारिक व्यस्तता के आगे मतदान के मूल्य को नगण्य समझती हैं। उन्हें मतदान केंद्रों में जाने में काफी घबराहट होती है, तो स्त्रियों को मताधिकार नहीं मिलना चाहिए। अब हम आते हैं निर्वाचन प्रणाली पे, इलेक्शन सिस्टम। साधारणतः निर्वाचन की दो प्रणालियां होती हैं। देयर आर यूजुअली टू सिस्टम ऑफ इलेक्शन सिस्टम। पहला उसमें है डायरेक्ट इलेक्शन, जिसको कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बोलते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में क्या है, जब मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं तब उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत मतदाता अपने प्रतिनिधियों, विधायकों और शासकों का चुनाव करते हैं। भारत में लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। ब्रिटिश कॉमन सभा और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। When voters elect their representatives themselves, it is called direct election. Second is indirect election, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। Indirect representatives in indirect election are elected by an electoral college elected by the voter. अप्रत्यक्ष निर्वाचन में मतदाता अपने प्रतिनिधियों, विधायकों या शासकों को चुनाव में स्वयं भाग नहीं लेते, वरन कुछ ऐसे लोगों को चुनते हैं जो उनके बदले में प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं। अर्थात प्रतिनिधियों का निर्वाचन मतदाता द्वारा निर्वाचित एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। उदाहरण के लिए भारत के राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन इनडायरेक्ट तरीके से ही होता है, निर्वाचन अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन के कौन कौन से मेरिट्स हैं, उसके गुण क्या हैं? तो सबसे पहला जो गुण है, मेरिट है, वो है जनता में राजनीतिक जागृति, पॉलिटिकल अवेयरनेस इन पब्लिक। प्रत्यक्ष निर्वाचन का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें जनता में राजनीतिक जागृति होती है। इससे जनता अपने राजनीतिक अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक होती है। नेक्स्ट, ए फीलिंग ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, आत्मगौरव की भावना। प्रत्यक्ष निर्वाचन में लोगों को पूरा एहसास हो जाता है कि वे भी प्रशासन तथा राष्ट्रीय राजनीति में हकदार हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव करते समय उनमें एक विशेष गौरव की भावना उत्पन्न होती है। उनमें यह भावना होती है कि राज्य की अंतिम सत्ता उनमें निवास करती है। इस प्रकार उनके आत्मगौरव में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी,
उत्तरदायित्व का विकास। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत प्रतिनिधियों में उत्तरदायित्व का विकास होता है। प्रतिनिधि जनमत के भय के कारण जनमत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते, क्योंकि उन्हें पुनः निर्वाचन के समय उसी जनता के पास जाना पड़ता है। नेक्स्ट, एंड ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार की समाप्ति। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के जरिए भ्रष्टाचार की समाप्ति में सहायता मिलती है। इसमें मतदाताओं की संख्या अधिक रहती है, इसलिए उन्हें आसानी से लालच नहीं दिया जा सकता, प्रलोभन में नहीं लिया जा सकता है उनको। नेक्स्ट है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन वोटर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतदाता एवं प्रतिनिधियों के बीच सीधा संपर्क। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत मतदाता तथा उनके प्रतिनिधियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क बना रहता है। प्रत्येक उम्मीदवार मतदाताओं से मिलकर अपने कार्यक्रम और नीतियों से उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करता है। इससे जनतंत्र को काफी लाभ होता है। अब बात करेंगे डिमेरिट्स की। डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष निर्वाचन के दोष या कमियां। पहला है उसमें मूर्खों का निर्णय, जजमेंट ऑफ फूल्स। प्रत्यक्ष निर्वाचन का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें अज्ञानी एवं मूर्खों का बहुमत रहता है और उन्हीं के निर्णय पर प्रतिनिधियों का निर्वाचन भी होता है। नेक्स्ट, पर्सनालिटी इवैल्यूएशन ऑफ कैंडिडेट्स, उम्मीदवारों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन। प्रत्यक्ष निर्वाचन में उम्मीदवारों के व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन नहीं होता। मतदाता सस्ती भावुकता के प्रभाव में बहकर मतदान करते हैं। वे उम्मीदवारों के व्यक्तित्व तथा उनके कार्यक्रमों पर ध्यान नहीं देते। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव सिस्टम, खर्चीली प्रणाली। प्रत्यक्ष निर्वाचन की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह अत्यधिक खर्चीली है। चुनाव का आयोजन व्यापक स्तर पर होता है, इसलिए निर्वाचन में काफी खर्च होता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह काफी बोझिल हो जाता है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस डोमिनेटेड, पेशेवर राजनीतिज्ञों का बोलबाला होता है। इस व्यवस्था की आलोचना इसलिए भी की जाती है कि इसमें पेशेवर राजनीतिज्ञों का बोलबाला रहता है। ये पेशेवर राजनीतिज्ञ चुनाव जीतकर अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करते हैं, जो कि राष्ट्रीय हित के विरुद्ध होता है। नेक्स्ट, टेंशन एंड रिवॉल्वरी, तनाव और प्रतिद्वंदिता। प्रत्यक्ष निर्वाचन में तनाव और प्रतिद्वंदिता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उम्मीदवार चूंकि विभिन्न दलों के होते हैं और मतदाताओं के पास पहुंचते हैं, इसलिए उनमें प्रतिद्वंदिता की भावना उत्पन्न हो जाती है। मतदाता भी संकीर्णताओं के शिकार हो जाते हैं, जिसके चलते उसमें तनाव और कटुता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है प्रमोशन ऑफ वायलेंट इंसिडेंट्स, हिंसक घटनाओं को प्रोत्साहन। प्रत्यक्ष चुनाव में हिंसक घटनाओं को प्रोत्साहन मिलता है। यह शक्तिशालियों का चुनाव हो जाता है, जिसके चलते वे समाज के कमजोर वर्गों को डराते धमकाते हैं। कभी कभी तो चुनाव केंद्रों पर संघर्ष हो जाते हैं। इसमें बहुतों की जानें भी चली जाती हैं। भारतीय आम चुनाव में यह आम बात हो गई है। अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन के कौन कौन से गुण हैं उसकी बात करेंगे। मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, पहला है उसमें यूजफुल फॉर द अनएजुकेशनल पब्लिक, अशिक्षित जनता के लिए उपयोगी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह उस देश के लिए उचित है जिस देश की जनता अशिक्षित एवं अज्ञानी है, क्योंकि अशिक्षित जनता सही निर्णय नहीं ले सकती। इसलिए चुने हुए शिक्षित मतदाता सही निर्णय लेकर इस पद्धति को सफल बनाते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट कैंडिडेट्स, श्रेष्ठ तथा अच्छे उम्मीदवारों का चयन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में मतदाताओं की संख्या सीमित रहती है तथा मतदाता शिक्षित एवं समझदार होते हैं, अतः वे योग्य, कुशल और ईमानदार व्यक्तियों का ही चयन करते हैं। उम्मीदवारों के चुनाव में वे उनके व्यक्तित्व एवं कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है सस्ती भावुकता की समाप्ति, एंड ऑफ चीप सेंटिमेंटलिटी।
अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का एक दूसरा जो गुण है, इसमें मतदाता सस्ते नारे तथा सस्ती भावुकता का शिकार नहीं होते। वे उम्मीदवारों के व्यक्तित्व, उनकी नीतियों और कार्यक्रमों के अध्ययन के बाद ही उन्हें अपना मतदान करते हैं। वे पेशेवर राजनीतिज्ञों के झूठे प्रलोभनों का शिकार नहीं होते। नेक्स्ट, लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चीला। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की अपेक्षा कम खर्चीली होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत मतदाताओं की संख्या सीमित रहती है, इसलिए मतदान का आयोजन सीमित दायरे में होता है। इसमें मतदान में कम खर्च होता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस, पेशेवर राजनीतिज्ञों का अभाव। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत मतदाताओं की संख्या सीमित होती है। मतदाता शिक्षित और समझदार होते हैं। वे पेशेवर राजनीतिज्ञों के झूठे प्रलोभनों और वादों का शिकार नहीं होते। यही कारण है कि इस प्रणाली में पेशेवर राजनीतिज्ञों का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट, बड़े निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपयोगी, यूजफुल फॉर लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली बड़े और व्यापक देशों के लिए उपयोगी होती है। बड़े देशों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन अनुकूल नहीं होता। नेक्स्ट है यूजफुल फॉर बिग ऑफिस बियरर्स, बड़े पदाधिकारियों के लिए उपयोगी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति बड़े पदाधिकारियों के चुनाव के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। अब हम बात करेंगे डिमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की दोष या कमियां। पहला है एंटी डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र विरोधी। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें जनता को निर्वाचन में भाग लेने का अवसर नहीं दिया जाता। चूँकि मतदाताओं की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए यह प्रणाली अप्रजातांत्रिक है। नेक्स्ट इज जनता और प्रतिनिधियों में संपर्क नहीं, नो कॉन्टेक्ट बिटवीन पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत चूंकि जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन में भाग नहीं लेती, इसलिए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित नहीं हो पाता। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही उच्चतर प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व का अभाव। चूंकि जनता अप्रत्यक्ष चुनाव में भाग नहीं लेती, इसलिए प्रतिनिधि जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व नहीं समझते। नेक्स्ट, प्रतिनिधियों की स्वेच्छाचारिता, डेलीगेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। प्रतिनिधि चूंकि जनता के प्रति उत्तरदायी होने की आवश्यकता महसूस नहीं करते, इसलिए उनमें स्वेच्छाचारिता की भावना विकसित हो जाती है। ये मनमाने कानूनों का निर्माण करने लगते हैं। नेक्स्ट इज इनकरेज करप्शन, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन। अनेक विद्वानों की राय में अप्रत्यक्ष निर्वाचन में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। इसमें जनता और उम्मीदवार के बीच सीधा संपर्क नहीं होता। दोनों के बीच बिचौलिए रहते हैं जिनका चुनाव जनता करती है। इससे राजनीति, दलबंदी और भ्रष्टाचार बढ़ता है। नेक्स्ट, जनता में असहयोग की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन पब्लिक। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का एक अन्य दोष है कि यह प्रणाली जनता में असहयोग की भावना विकसित करती है। जनता को अपने शासकों और प्रतिनिधियों के चयन का अधिकार नहीं दिया जाता। परिणाम स्वरूप जनता देश की राजनीतिक स्थिति और प्रशासन के प्रति उदासीन हो जाती है और उसमें असहयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है लैक ऑफ पॉलिटिकल ट्रेनिंग टू द पब्लिक, जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण की कमी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में पूरी जनता निर्वाचन में भाग नहीं लेती। अधिकांश जनता राजनीतिक वातावरण से दूर रहती है। जनता को राजनीतिक समस्याओं एवं विभिन्न दलों की नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी नहीं मिलती। जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण नहीं मिलने से जन जागरूकता समाप्त हो जाती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन जनतांत्रिक व्यवस्था का एक आधार होते हुए जनतांत्रिक मूल्यों की समाप्ति करता है।
व्यवस्थापिका तथा विधानसभाओं के उम्मीदवारों का चुनाव हमेशा प्रत्यक्ष होना चाहिए। बड़े पदाधिकारियों के चुनाव का जहां तक प्रश्न है, उसमें अप्रत्यक्ष तरीके अपनाते हुए अधिक से अधिक जन जागरूकता विकसित करने का प्रयास होना चाहिए। थैंक यू।